अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन 3-4 ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, सारों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान की सिचुएशन बनती है उसके ऊपर एक हमें नज़र डाल लेनी चाहिए। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की लाख कुर्बानियों के बावजूद को 50 सालों से हम लाखों में, मिलियंस में अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान में पनाह दिए हैं। अफ़गानिस्तान में पहले जहाद अफ़गानिस्तान जो कुछ हुआ उसके अंदर पूरी दुनिया की ताकतें आई, पाकिस्तानी सरज़मीन इस्तेमाल हुई, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो जहाद अफ़गानिस्तान लड़ा गया और पाकिस्तान की उसमें भी बेपनाह कुर्बानियाँ, बेपनाह कुर्बानियों के साथ साथ पूरी सोसाइटी पाकिस्तान की रेडिकलाइज हुई। पाकिस्तान में क्लाशनकोफ आई, ड्रग्स आई, उसमें हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ और नाक़िस पॉलिसियों का भी दखल है। जनरल ज़िया दौर में जिस तरीके से हमने उन तमाम लोगों को पाकिस्तानी सोसाइटी में पेनिट्रेट करने दिया, नहीं करने देना चाहिए था। लेकिन इससे कतई नज़र कि हमने क्या बेवकूफ़ियाँ की, अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो थी वो रिमार्केबल थी, उनको सोवियत यूनियन के कब्ज़े से छुड़वाने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़े, हर दौर के अंदर हमने अफ़गानों की मदद करने की भरपूर कोशिश की और पाकिस्तानी सरज़मीन उसके लिए इस्तेमाल हुई, पाकिस्तानी वसाइल इस्तेमाल हुए। लेकिन उसी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी कौम के 23 जवान शहीद हुए, कई ज़ख्मी भी हैं काफ़ी तादाद में, उनमें से 12 की अभी से थोड़ी देर पहले नमाज जनाजा भी पिंडी में हुई। अब ये वाक़या ऐसा है कि इसके ऊपर अगर कोई कहे कि आंखें बंद करके ये नारा मारा जाए कि अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, अफ़गानिस्तान हमारे भाई लोग हैं सारे, उनके साथ मामलात अच्छे से आगे बढ़ाने चाहिए, तो उन लोगों को भी अपनी सोच के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। तारीख़ में पिछले आप 70-80 साल की तारीख़ उठा लें, किसी दौर में भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में वो गर्मजोशी पैदा ही नहीं हुई। वो इंडिया के साथ जफ्फी डालने पे तैयार बैठे होते थे, पाकिस्तान के साथ नहीं करते थे। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हर वो मामला जिसके अंदर हम गए कि तालिबान का टेक ओवर हो जाए, तालिबान का कब्ज़ा हो जाए, जनरल फैज़ पहुंच गए सरीना काबुल के अंदर के काबुल फ़तह हो गया और तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, तो ये बेवकूफ़ियाँ हमने की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने जो कुछ उनके लिए किया, किसी एक मौके के ऊपर भी उन्होंने उस चीज़ का एहसास नहीं किया। ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ चले जाएं तो आपको इंडिया की जानिब से रोज़ाना धमकी अमेज़ बयानात उनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनके डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्टर के रोज़ाना सुनने को मिलते हैं, और किसी भी वक्त वो आप ये ख़तरे से आंखें नहीं, अपनी पलकें नहीं झपका सकते इधर से उधर, किसी वक्त भी वो हमला करने के लिए तैयार है और मादा बैठा हुआ है। उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, मोदी जितना कमज़ोर होता जाएगा वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अपने आप को बेल आउट करवाने की कोशिश करेगा। तो आपका ईस्टर्न बॉर्डर भी वल्नरेबल है, आपका वेस्टर्न बॉर्डर भी वल्नरेबल है। घर के अंदर आप आ जाएँ तो घर के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो 2 साल से एक फ़लस्तीन के अंदर सिचुएशन है, लेकिन अभी वो प्रोटेस्ट करके बाहर आए। प्रोटेस्ट बहुत सी दुनिया की जमातें करती हैं, पूरी दुनिया में वेस्ट सारे में बेपनाह एहतजाज हुए हैं। सड़क के ऊपर लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं, अपना रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन वहाँ गोलियाँ नहीं चलती, गाड़ियाँ नहीं चलती, बिल्डिंग्स को तबाह नहीं किया जाता, लाशें नहीं सड़कों पे गिरती। मिलियंस में लोगों ने मार्च किए हैं यूके के अंदर, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में ये उल्टा काम होता है और बहुत ही अफसोसनाक है। वो एक TLP का कारकुन भी मारा जाए, उसको किसी को गोली लगे तो वो भी हमारी औलाद है, हमारा बेटा इसी कौम की है। और पुलिस वाला वो जो SHO है जिसको पता नहीं कितनी गोलियां मारी गई, शहीद हुआ है, 3 या 4 पुलिस वाले हैं उसके अंदर जिनकी शहादत हुई है, और कुछ 40 के करीब वो ज़ख्मी, 17 उनको गोलियां लगी और बाकी लातादाद वर्कर्स TLP के भी होंगे। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल से हम निकल सकते हैं खुश उसलूबी से? बड़ा ही मुश्किल इस चीज़ का जवाब है, और जिन लोगों को बैठ के सर जोड़ के बैठना चाहिए, ईस्टर्न बॉर्डर भी देखें, वेस्टर्न बॉर्डर भी देखें, और घर के अंदर जो TLP कर रही है, जो KP और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द कर रहे हैं, सारों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। एक पूरा क्योस है, अनार्की है, जिसको संभालना है, हमने समेटना है इस सारी सूरत हाल को। इसी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने कह लें, एक ऐसा स्टेप लिया है जो सूरत हाल के अंदर एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी ऐड कर देता है। उन्होंने KP के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर को हटा दिया और आज उनके नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मुंतखब भी हो गए, सोहेल अफरीदी। सोहेल अफरीदी का इंतखाब 90 वोटों से PTI ने कर लिया और बड़ी वाज़ेह उनकी अक्सरियत है। अगर उनके बंदे लोटे ना बना दिए जाएँ तो वो 90 के 90 वोटों ने मुंतखब कर लिया। अब उससे बड़ा यहाँ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि 90 वोटों से चीफ मिनिस्टर मुंतखब कर लिए, जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर है उसका अभी तक इस्तीफ़ा गवर्नर ने कबूल नहीं किया।
अब एक तो तरीका ये है कि सारे कहें इन गुड फेथ कि ठीक है अली मीन का इस्तीफ़ा आ गया हुआ है, वो कबूल ही समझा जाए और नया वज़ीर आला मुंतखब समझा जाए। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये भी है कि वो कहें सारे जिन्हें जो अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि ये तो गैर आइनी तरीक़ाकार था जो आज हाउस के अंदर KP असम्बली में जो कुछ हुआ, तो हम इसको कोर्ट के अंदर जाके, क्योंकि कोर्ट में एक तो फ़रीक चला गया कि हल्फ नहीं उठवाने दे रहे, तो दूसरा फ़रीक भी चले जाए कि ये इंतखाब ही गैर आइनी है और गैर कानूनी है, इसको कालअदम करार दे दें। दूसरा फ़रीक अभी गया नहीं है, लेकिन वो भी चले जाएँ तो एक नई फसाद वाली कैफियत पैदा होगी KP के अंदर। एक तरफ सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो या आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर कह लें अली मीन गंडापुर, अब अदालत फैसला करेगी कि वो सिटिंग है या वो जा चुके हैं, और एक जो नामुंतखब हैं या वो मुतनाज़ा इलेक्शन है उसके ऊपर भी कल अदालत ने, पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर भी जजमेंट देनी है। तो हमने इतनी अफरा तफरी घर के अंदर पैदा कर ली है कि रास्ता ही नहीं सुझाई देगा कि आगे रास्ता कौन सा है। इसके ऊपर इस कौम के बड़ों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट है उसका इस वक्त फोकस फ़लस्तीन की सिचुएशन के ऊपर है, और शर्म अल शेख में अभी से चंद ही लम्हों में एक कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसमें वो पीस अकॉर्ड जो है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। फ़लस्तीन की जानब से या हमास की जानब से जो इसराइली कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया, और इसराइल की जेलों से 1968 के करीब कैदी जो हैं फ़लस्तीनी उनको रिहा कर दिया गया। तो अगर एक ऐसा पीस अकॉर्ड हो जिसमें फ़लस्तीनी रियासत के तसव्वुर को हतमी शक्ल और यकीनी शक्ल दी जा सके, इसराइली फ़ौजें गज़ा से और वेस्ट बैंक से बाहर निकल जाएँ और जो फ़लस्तीनी इलाके हैं बैतुल मक़दस में तो उसके ऊपर फ़लस्तीनियों को हक़ तस्लीम किया जाए, तो फिर तो एक आइडियल पीस अकॉर्ड होगा। लेकिन अगर बैतुल मक़दस की हैसियत जो है वो वाज़ेह नहीं की जाती और वहाँ पर इसराइली जो कब्ज़ा है वो उसको मुकम्मल तौर पर कालअदम या ख़त्म नहीं करवाया जाता, या फ़लस्तीनी इलाकों से जो इसराइली फ़ौज है उसकी वापसी की लकीर नहीं खींची जाती, तो फिर ये तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये इसराइल को एक ऐसी पावर मिल जाएगी कि एक तरफ उसने अपने बंदे रिहा कर लिए, ऊपर से वो और बमबारी करेगा। तो इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात में शेर अली साहब हैं, रहनुमा PMLN, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं PTI से, और खालिद चिश्ती, एक मॉडल खालिद चिश्ती साहब हैं, मारूफ एनालिस्ट हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खालिद चिश्ती साहब, जो मैंने बॉर्डर की सिचुएशन बताई, पहले उसके ऊपर आपसे कमेंट चाहूँगा कि आप उसके ऊपर राय दे दें। इस वक्त जो कुछ अफगानिस्तान बॉर्डर पे हुआ, ईस्टर्न बॉर्डर आपका पहले एक्सट्रीमली वल्नरेबल, और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी बड़ी इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो हम कैसे डिफेंड करेंगे? टू बॉर्डर्स, टू फ्रंट वॉर आपके सामने आ गई, और इंटरनली जो TLP की सिचुएशन है, जो KP और बलूचिस्तान की सिचुएशन है, देयर आर सो मैनी चैलेंजेस। आप कैसे इससे नबूर्द आजमाओगे? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आपने जो सही हाईलाइट किया और फोकस भी बिल्कुल ठीक किया है कि ये जाहिर है हमारी चॉइस नहीं है टू प्रॉन्ग या टू फ्रंट पर लड़ना। ये डेफिनेटली हिंदुस्तान की ना सिर्फ चॉइस है बल्कि ख्वाहिश है और डेस्परेशन है कि किसी तरह हमें वेस्टर्न साइड पर भी इंगेज करे। बदकिस्मती से जो डाटा आपने या ट्रैक रिकॉर्ड दिया है तालिबान का वो भी ठीक है, वो भी नज़र में रखना पड़ेगा। जो आपने कत्लो गारत हुआ, जो दहशतगर्दी उन्होंने मचाई हुई है, वो भी जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन ये भी मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी ये कहूँगा, मैं कंडेम भी करूँगा। ज़ाहिर है हमारे पास इन शोहदा का कर्ज है जो शहीद हुए, उन फैमिलीज़ का कर्ज है जिनके रोज़ाना की बुनियाद पर आपने देखा है कि जनाजे उठाए जा रहे हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं, जो शोहदा को भी और उनकी फैमिलीज़ को भी, वो हम पर कर्ज है। लेकिन फिर मैं जब दूसरी तरफ देखता हूँ कि ये जो डायमेंशन नई खुली है वेस्टर्न बॉर्डर की, हम इंडिया स्पेसिफिक तैयार करते हैं और उसका मई में हमने हिसाब दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कौम को, और सुरखरू हुए हैं। अब ये जो हिंदुस्तान की फ्रस्ट्रेशन थी वही नज़र आ रही है मुझे कि ये वही मुत्तकी साहब हैं जो 9 साल की उम्र में पाकिस्तान हिजरत करके तशरीफ़ ले आए थे, और फिर जब जवान हुए तो 1996 से 2001 तक जो तालिबान की पहली हुकूमत की, जवान होकर वहाँ पे कल्चरल और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने के लिए यहाँ से वापस हिजरत कर गए। तो पाकिस्तान को तो उनका दूसरा घर था या पहला घर था जिन्होंने उनको जवान किया। अब आप उनका ही टिल्ट देखें कि वो फिर 2001 से अभी तक टेररिस्ट लिस्ट पर भी हैं यूनाइटेड नेशंस की, स्पेशल वेवर लेकर वो हिंदुस्तान जाते हैं। फिर हिंदू कुश पहाड़ों से लेकर और उनकी दोस्ती वो कहते हैं हम रिवाइव करना चाहते हैं। फिर हिंदुस्तान इतनी एक्सेप्शंस देता है आपके सामने और कहता है कि जी हम दोस्ती भी रिवाइव करेंगे, हम कॉमन एनिमी को भी निपटना चाहते हैं हम इकट्ठे होकर। तो कॉमन एनिमी कौन है? किसी स्कूल के बच्चे को भी पता है कि वो किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं, और जो एक्टिविटीज़ रोज़ाना टेररिज्म की हो रही हैं वो हमारे सामने है। एक तरफ मैं पूरी तरह कंडेम करूंगा, सपोर्ट करूंगा, और जो हमने कॉस्ट इम्पोज की है पिछले 2 दिनों में कल और परसों, वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने जो की है बिल्कुल जस्टिफाइड है। बिकॉज हमने एक मैसेज भेजना था कि हम अनचेक नहीं देंगे, हम कर्ज उतारेंगे अपने शोहदा का, उनकी फैमिलीज का, नंबर 1। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं फिर जब मैं ज़रा कूल माइंडेड होकर सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ ये किसकी खुशी है इसके अंदर? खुशी टेम्परेरी तौर पर हमारी है कि हमने एक न्यूट्रलाइज किया है टारगेट को, एक मैसेज किया है।
लेकिन लॉन्ग टर्म सेलिब्रेशन मुझे बॉर्डर पार नजर आती है। वो कहेंगे कि जो हम नहीं कर सकते थे वो हमने 2-4 बिलियन का फंड रेज किया है। तो ये यही लोग थे। दोवल जी ये कहते थे, इन्हीं के मिनिस्टर कहते थे कि ये 2016 के निकाल लें। वो कहते थे कि ये पाकिस्तान के साथ जितनी मर्जी तालिबान दोस्ती कर लें, पैसे हमारे पास ही हैं उनको देने के लिए। तो आप कनेक्ट कर लें सारी बातों को। और आज की बात नहीं है, अशरफ गनी के ज़माने में, करज़ई के ज़माने में हिंदुस्तान ने इतनी फंडिंग की थी मैसिव। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे, हाईवे शुरू किए थे, हॉस्पिटल शुरू किए थे, एजुकेशन सेंटर किए थे, उनके डैम बनाना शुरू कर दिए थे। वो किस लिए था? सिर्फ इसलिए कि ऐसा एक रिलेशनशिप पैदा किया जाए जिसके अंदर कंफर्ट जोन अफगान लोगों का और तालिबान का उनकी तरफ टिल्ट हो जाए। और वही आपने देखा है, कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। आखिरी बात इस पर मैं ये कहूंगा कि ये क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कैश स्टार्व्ड मुल्क होता है, जिसके पास कैश नहीं होता, वो फंडिंग ही से चलता है। तो वो पहले हिंदुस्तान गए हैं। जाहिर है उसके दो मकसद हो सकते हैं। एक ये कि हिंदुस्तान से मैक्सिमम एक अच्छा पैकेज लिया जाए, और फिर पाकिस्तान को अंडर प्रेशर किया जाए कि जनाब हमें तो वहां से ये मिल रहा है। और ये आज की हिस्ट्री नहीं है, बदकिस्मती इससे 4 दहाइयों से मैं यही देख रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर 40 साल से ये तकरीबन देख रहा हूँ, जब से मैंने एयरफोर्स में होश संभाला था। तो जो मेरी पहली ड्यूटी लगी थी वो पेशावर का फाइटर स्क्वाड्रन था, जब मेरी पोस्टिंग हुई थी। ये वो वक्त है जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया हुआ था अफगानिस्तान पर। यही मुजाहिदीन और यही महाजरीन पाकिस्तान की सरजमीन पर कैंपों में रहते थे, और हमारी प्राइमरी ड्यूटी होती थी कि इनको प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन देना। और जो सोवियत यूनियन के फाइटर जहाज इनको बमबारी करने आते थे इनसाइड पाकिस्तान, उनको हम चैलेंज करके भगाते थे। तो हमारी तो ये खिदमात हैं इन दोस्तों और भाइयों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो बिल्कुल ऑपोजिट मिलता है। लेकिन होपफुली अब जब आपने बिल्कुल ठीक आपको मैं सोहेल अफरीदी साहब ने जो आज केपी असम्बली में इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनाता हूँ, फिर बेस्टर उमैर से भी इस पर रिएक्शन लेते हैं। सोहेल अफरीदी ने क्या बोला? एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं। कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी हो। हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल ही नहीं है। जहां पर दहशतगर्दी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, वहां लोकल अवाम, वहां के माहिदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। उनसे आपने पूछना होगा कि इसको किस तरह खत्म किया जाए। इसके साथ साथ आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। मिस्टर उमैर साहब, जो अफ़गान पॉलिसी है वो इस्लामाबाद ने डिसाइड करनी है। सूबे की इनपुट वो दें क्योंकि वहाँ एक सिक्योरिटी चैलेंज है, लेकिन आप उनको फ्री हैंड दे दें कि वो आएँ, टीटीपी वाले अटैक करें, वापस चले जाएं, फ़ौजी काफ़िलों के ऊपर हमले करें, चौकियों के ऊपर हमले करें, पेनिट्रेट करें पाकिस्तानी इलाकों पे, पुलिस थानों पे हमले करें। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जी टीटीपी के लिए तो किसी का भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अगर आप सोहेल अफरीदी की बात कर रहे हैं, वो उस ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं, ज़िला खैबर से, जो इस वक्त टेररिज्म का वर्स्ट अफेक्टेड है। हो क्या रहा है देखें, आपने इमरान खान के दौर में इन्हीं हालात का सामना था। हालांकि उस वक्त तो हॉस्टाइल गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, और ऐसी गवर्नमेंट थी जो एक किस्म की रॉ चला रही थी। और ये जितने जो आप प्रोजेक्ट्स बात कर रहे हैं, डैम्स, रोड, उसी दौर में बन रहे थे। मगर फिर भी मामलात को कंट्रोल किस तरह से कि कल्चरल एक इन्वॉल्वमेंट थी, लोकल अमायदीन का प्रेशर था, सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ था। तो एक बैलेंस क्रिएट था, जिस वजह से जो है ना टेररिज्म इस रीजन में थ्राइव नहीं कर सका। जब आप लोकल ओनरशिप बीच में से निकाल दें, देखें अमायदीन का एक रोल है, अक्रॉस बॉर्डर भी एक देखें, बॉर्डर कोई आज नहीं बना, ये हज़ारों साल पुराना बॉर्डर है। और इस बॉर्डर के अक्रॉस जो कबाइल रह रहे हैं, अगर आफरीदी इस तरफ रह रहे हैं तो दूसरी तरफ भी रह रहे हैं, अगर मेमंद कबीले इस तरफ हैं तो दूसरी तरफ भी हैं। तो इस तरह का जब नेक्सेस हो तो आप इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब ने भी अगर टेररिज्म पे बात की है तो यही कहा है कि आप इस लोकल इंटरवेंशन को भी इस्तेमाल करें। हमको ये तो नहीं कह रहे कि तालिबान को गले लगा लें। देखिए तालिबान की अपनी इनसिक्योरिटी क्या है, हमें खुद सोचना चाहिए कि देखें सर, आपके पीटीआई के दौरे जब आपकी सूबाई हुकूमत ही थी, तो जब सबसे पहले ज़र्ब अज़्ब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिससे आपको ब्रीथिंग स्पेस पाकिस्तानी इलाकों में पैदा हुई थी, वो ज़र्ब अज़्ब ने पैदा की थी। ज़र्ब अज़्ब पीटीआई की हुकूमत थी केपी में जिस वक्त आपके ये ज़र्ब अज़्ब ऑपरेशन लॉन्च हुआ, और उसमें आपकी गुंजाइश पैदा हुई। उसके बाद आप लोगों ने हाथ हल्का किया, वो लोग अंदर पेनिट्रेट कर गए। तो बेवकूफ़ियाँ तो जब आप करेंगे, दूसरे को स्पेस देंगे, एनिमी को मौका देंगे, तो एनिमी घुस जाएगा अंदर, दुश्मन दोबारा अंदर घुस गया आपके।
नहीं, वो तो वो घुसा ना, तो देखें ये किस तरह से घुसा, यही तो देखने वाला है। देखें तालिबान की इस वक्त इनसिक्योरिटी क्या है, अचानक सडन ये चेंज किस तरह से आ गया है कि आप चाय की प्याली उधर उनके साथ शेयर कर रहे हैं, आज उसी चाय की प्याली में तूफान आ गया, ये किस तरह से बरपा हुआ है। देखें अफगानिस्तान के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर अपनी एक पावर की टग ऑफ वॉर है, कोई इतना आसान नहीं है। अगर जैसा से जिसी साहब डिफाइन कर रहे हैं कि उनका भी पैसे की रिक्वायरमेंट दूसरे मामलात है, मगर उससे हट के पोलिटिकल भी हैं। देखें वो भी अंदर से चैलेंज फील कर रहे हैं, जो एलाइज बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि इकट्ठे हुए थे डिफरेंट कंपोनेंट, हकानी नेटवर्क, ये वो भी उनको टफ टाइम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने ओवर द पीरियड इग्नोर की हैं, हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। देखें अगर हमने उनके लिए खून बहाया है तो हमने पैसा भी बहाया है, हमने उसको 5वें सूबे की तरह ओवर द पीरियड जो है ना 80 की दिहाई से ट्रीट करते रहे, पूरे अफगानिस्तान को पालते रहे, तो उसका हमें हासिल वसूल क्या हुआ। तो आज आप समझते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बना ली जाए जिसमें हम सारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया कर दें। देखें आपको एक ऐसी जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कहीं तो आपको कट लगाना पड़ेगा कि आपको भी कम से कम नुकसान हो ना, आपका वेस्टर्न बॉर्डर आपके साथ खुले, उस तरह का हॉस्टाइल खुले। देखें एक तरफ तो हम मोदी का कहते हैं कि मोदी का जब भी डिक्लाइन आएगा वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, तो इसी तरह की पोजीशन तो तालिबान की भी नज़र आती है। उन्हें अगर अपनी हुकूमत जाती नज़र आएगी तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो बजाय इसके कि हम एक इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन बना लें, हमें तो वो लड़ाई वारे में नहीं है, एक बराबरी में लड़ाई लड़ी जाए। हमने एक इंडिया के साथ लड़ाई लड़ी, बे वाला मार्का, वो समझ आता है। दुनिया में अफगानिस्तान से कम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, यहाँ तक मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन अफगानिस्तान के लिए कोई अपोलोजेटिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमारे किसी एक शख्स को भी आके शहीद करते हैं बॉर्डर पार से, तो ये आप सॉवरेन कंट्री के ऊपर हमला तस्वुर किया जाना चाहिए। और हमारे ऊपर रोज़ हमले हो रहे हैं, पता नहीं हम कब उसको हमला तस्वुर करेंगे। बिल्कुल ठीक, मगर देखें हमने इतनी जुर्रत उन्हें दे कैसे दी। देखें ये हमने खुद देखना है। बात है कि ये हमारे जो है ना, देखें सेल्फ रिफ्लेक्शन तो करें। देखें साल डेढ़ में ऐसा क्या हो गया कि वो इतने दलेर हो गए कि उन्होंने आप पे हमला कर दिया, और हमला भी किस चीज़ से किया, ना उनके पास जहाज़ है ना कुछ है, उन्हें भी तो कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, मगर इतनी दलेरी किसने दिलाई है। देखें जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडिया का नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, तो हम डिप्लोमेटिकली भी उस चीज़ को जो है ना यूटिलाइज़ करें। हमने स्ट्राइक्स कर लिए, चलें उन्होंने हमारे बंदे शहीद किए, हमने उधर उनके जो है ना बंदों को फारिग कर दिया, मगर बात है कि इंटरनेशनली क्या हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया जो इतनी बड़ी उन्होंने ज्यादती हमारे साथ की। ये सारी चीज़ों का मजमूआ है जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप आबिद शेर अली साहब, जब ये अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से इनका इनखला हुआ, वो इनखला करने पे भी पाकिस्तान ने उनकी बहुत सपोर्ट की है, लेकिन उसके बाद एक नई इसके अंदर डायमेंशन आ गई है कि जितना अमरीकी असला था, अमरीकी वो छोड़ के यहाँ से भागे हैं, जानबूझ के छोड़ के भागे हैं। मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी में वो असला जो अमरीकी यहाँ छोड़ के गए हैं उसका बड़ा रोल है। अब ये केपी में जितने हमले होते हैं उसके अंदर वो जदीद अमरीकी असला जो वो छोड़ के गए हैं वो इस्तेमाल होता है। उनके पास वो नाइट विजन डिवाइसेस हैं, वो थर्मल गन्स हैं, वो दूर से बैठ के हमला करते हैं पाकिस्तानी चौकियों पे, और वहाँ पे खड़े हुए सिपाही जिनके पास पुरानी बंदूकें हैं मार के चलते बनते हैं। तो ये आपका कोई तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा, आपको अमेरिका से भी बात करनी पड़ेगी, सऊदी और कतर का इन्फ्लुएंस है उनसे भी बात करनी पड़ेगी, और आपको एक मुकम्मल जामे प्रोग्राम के तहत इनको कंट्रोल बल्कि कंटेन करना पड़ेगा, ताकि रोज़ पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से इनको रोका जा सके। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसमें कोई दो राह नहीं कि पाकिस्तान का एक मरकज़ी किरदार रहा है सोवियत वॉर से लेकर जो अमेरिकन इनखला हुआ, और उसके बाद भी क्योंकि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर लगता है और हमारी बहुत सारी मैं समझता हूँ कि मेहरबानी है अफ़गान लोगों पर। 15-20 लाख लोगों को शेल्टर दिया, उस वक्त जो बेसहारा लोग थे उनको सहारा भी दिया। तो ये इसमें तो नहीं कह सकते कि हमने उनके साथ हमने तो कभी बेवफाई नहीं की, और ना ही कभी अफ़गान लोगों को हमने उस वक्त तन्हा छोड़ा। लेकिन उसके साथ साथ जो जो टाइम गुजरता गया, अभी मेरे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने पहले बात की ये, इसमें अगर आप नरेंद्र मोदी की तकरीर सुने चंद रोज़ पहले भी, उसने कहा जी कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उसने ललकारा कि ये हो ही नहीं सकता कि इस साल के आखिर तक इंडिया पाकिस्तान पर हमला ना करे। तो इसका मतलब ये अफ़गानिस्तान उसकी प्रॉक्सी थी। जो आपने भी प्रोजेक्ट्स भी गिनाए, वो अपनी प्रॉक्सी
के ज़रिए पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान को दोबारा किसी न किसी हादसे का शिकार करे। तो मलिक साहब, हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बॉर्डर्स पे दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान को वो वाला पाकिस्तान ना समझे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल है अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर करने का। सबसे जो ख़तरनाक बात ये है कि पिछले 12-13 साल से पीटीआई की हुकूमत है वहाँ पर केपीके के अंदर। अभी पीछे गंडापुर साहब की तकरीरें चलती थी, अब ये आज सुहेल अफरीदी साहब का बड़ा अफसोसनाक बयान है कि क्या जो हमारे जवान शहीद होते हैं, जो अफ़गानिस्तान के रास्ते से टेररिस्ट आते हैं और कॉन्वॉय पे ऊपर हमला करते हैं और 5 बजे के बाद आप पेशावर को भी उनके हवाले कर देते हैं कि पिछले 13 साल से आप हुक्मरान हैं केपीके के और आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आप इसके पूरे जिम्मेदार हैं कि जो भी हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला होता है, क्या आप कितने सालों से एंगेज कर रहे हैं? आप 3.5 साल वफाक की हुकूमत आपके पास रही इमरान खान साहब के दौर में, उस वक्त आपकी ही हुकूमत थी। आपने देखे कि किया क्या पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान को निहत्ता करने की कोशिश की। आज पाकिस्तान में जो इनसिक्योरिटी है, जो केपीके के अंदर हमारे आए दिन अफगानिस्तान के रास्ते जो इंडियन पेड तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करती हैं। पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस काफिलों पे कई भी 15 जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, कभी 10 हो रहे हैं, कभी 12 हो रहे हैं। कोई वो जो जरगे के लोग हैं वो शहीद नहीं होते इसमें, कोई आपके लोकल कायदीन इसमें शहीद नहीं होते, हमारे जवान शहीद होते हैं जो हमारे बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, जो शहादतें देते हैं। आप क्या आपने उनके लिए ये एजेंडा फिक्स किया है कि आपके चीफ मिनिस्टर खड़े होकर ललकारते हैं और उनको कहते हैं कि ये हम देखते हैं कि कैसे ऑपरेशन करते हैं? किसी का बाप भी नहीं रोक सकता कि हमारे जो लैंड सिक्योरिटी है, हम हर चप्पे चप्पे का वहां पर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो इसकी राह में हायल होगा, रुकावट करेगा, तो उसको बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से मलिक साहब गुजरना पड़ेगा। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के जो जवान शहीद हो रहे हैं उनकी अंदर जो शोधा की आपकी तादाद है, फौज की भी और सिविल की भी, वो पिछले सालों से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं तो अब नाकाम हो रहे हैं, जिससे आपकी ये या दुश्मन आपका तगड़ा, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते में आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है, आपको रोकना तो है उसको, अभी तक रोक नहीं सके आप इफेक्टिवली। मलिक साहब ये देखें, 1 सेकंड मैं लूंगा आपका, ये केपीके की हुकूमत इसकी जवाबदेह है ना, जो उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, जो उनकी गुफ्तगू करते हैं। हमारा तो दिल जलता है कि जब हमारे फौजी जवानों पर, क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कोई जुल्म किया कि आप उधर के रास्ते से हमारे फौजी जवानों को टारगेट करते हैं? और मुझे अफसोस है कि केपीके के चीफ मिनिस्टर बड़े डठाई के साथ कह रहे हैं जी कि हम देखेंगे कि कौन मिलिट्री ऑपरेशन करता है। भाई ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, ये आपका पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आप करें वहाँ पे जाके, जिनको आपने सहारा दिया, जिनको शेल्टर दिया आपने, आप ही की वजह से, आपकी हुकूमत की वजह से आज जो केपीके के हालात हैं कि पीटीआई की हुकूमत को उसमें बरीउल ज़िम्मा मलिक साहब नहीं करवा सकते। आपने ऑपरेशन ज़रबल अज़हर हमने तमाम सोर्सेज दिए हैं, तो आप जब एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस आप सरेंडर कर देंगे और आप अपनी फौज को कहते हैं कि घुटने टेके और उनसे आप डायलॉग करें, किस किस्म के डायलॉग करें? आपने जब एंगेज किया इमरान खान के दौर में, क्या उसका फायदा हुआ? ये उसी का नतीजा भुगत रहे हैं कि आए दिन हमारी आर्म फोर्सेस पर हमला होता है। मलिक साहब दुनिया को भी पावर कराएंगे इंशाअल्लाह। आप सारी सियासी कुव्वतें इंगेज, नून लीग भी इंगेज करती रही और पीटीआई भी इंगेज करती रही है, जिसका नतीजा कभी आज तक पॉजिटिव नहीं आया। तो वी नीड ए कम्प्रीहेंसिव प्लान। उसका एक हिस्सा आपका डायलॉग होगा, क्योंकि जब आप इस खात्मा करेंगे इस फसाद का, तो कहीं ना कहीं आपको डायलॉग भी करना है। लेकिन पहले तो वो जो दहशत गर्दी फैला रहा है उसकी आप कमर तोड़ेंगे, तो उसके ऊपर आपको आपकी टर्म्स पे बात करेगा। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हालिया सालों में सबसे मुश्किल ऑपरेशन जो था वो ज़रब-ए-अज़्म था, और ज़रब-ए-अज़्म में पूरे इलाके खाली करके
इंटरनली डिस्प्लेस्ड मिलियंस लोग थे जो अपने ही पाकिस्तान के अंदर ही अपने घर बार छोड़ के आके तो कैंपों में आबाद हुए, ऑपरेशन हुए और फिर दोबारा उनको आबाद किया गया। उसके बाद जो ये रास्ता खुला और गुंजाइश हुई, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और अगर कभी अकाउंटेबिलिटी की जाए तो कुछ लोगों को इसके ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए कि इस कदर मुश्किल ऑपरेशन के बाद ये लोग दोबारा अंदर घुसने में कामयाब कैसे हुए। ये बहुत अफसोसनाक है। हम कभी तो मैं एक दफ़ा पहले भी बोला था कि दाएं मुँह करके कहते हैं अल्लाह अकबर, फिर चंद साल के बाद बाएं मुँह करके कहते हैं अल्लाह अकबर। तो किबला एक ही है, किबला का रुख नहीं बदलता, लेकिन हमारी नाक़िस सोच है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाती है। DG ISPR का एक स्टेटमेंट है KP में मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से, सुन लें फिर आगे सवाल जवाब करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें। हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। सियासत तो किसी की भी रियासत से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पर मौजूद हो, अगर पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम करता है तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। खालिद चिश्ती साहब, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। अभी आपने सुहेल अफरीदी साहब का भी बयान सुन लिया, आप DG ISPR का भी आपने बयान सुन लिया। वी आर फेसिंग ए रियल चैलेंज इन KP राइट नाउ कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, तरीक़ाकार क्या होगा, पॉलिटिकल फोर्सेस और इदारे आपस में टकरा रहे होंगे या एक हमारी यूनिटी के साथ आगे बढ़ने का कोई रास्ता होगा? आपका तज्ज़िया क्या? मलिक साहब, मेरा ख्याल है हमें एक कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है अपनी स्ट्रैटेजी में। अगर आप पिछले 30-40 सालों में देखें तो ये वेरिएबल रही है। हमारी ना मुसल्लह अफवाज खुदा न खास्ता इतनी कमज़ोर थी कि कोई पॉलिसी फॉलो ना कर सके, ना कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऐसी एंटी स्टेट हो गई होगी कि ऐसा हो गया होगा, लेकिन हम कलेक्टिवली डिफ़ॉल्ट करते रहे हैं ऑन द राइट फुट जो हमें चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। कभी शायद हम ये कहते हैं कि तालिबान अच्छे हैं, हम इंगेज कर लेते हैं, और ये वही तालिबान है। एक इंडिया का देखें, जितनी हुकूमतें चेंज हुई हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी उनमें ये नज़र आती है कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको फंड करना है, ना वो कभी पीछे हटते हैं। सिर्फ 2001 से लेकर 2021 तक हिंदुस्तान ने फॉर्मली, जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वो उनका डाटा है, वो 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है 20-21 सालों में, 2001 तक। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कितनी $3 बिलियन साल में आई हिंदुस्तान जी, $3 बिलियन जी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलपमेंट है, वो इसलिए तो नहीं कि वो अफगानों को हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो अपनी एक नेशनल स्ट्रैटेजी को टो करते हैं, वो एक नेशनल एम एंड ऑब्जेक्टिव पे बारे में क्लैरिटी रखते हैं कि हमने वहाँ एक ऐसी हुकूमत प्रो इंडिया रखनी है इंस्टॉल जो पाकिस्तान को एक वेस्टर्न बॉर्डर से एक प्रेशर देती रहे। हमने थ्रू आउट तैयारी करते हैं इंडिया स्पेसिफिक, और जाहिर है जब भी आप करेंगे, हमारी ना इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी अच्छी है कि हम 2 pronged सस्टेन्ड जंग लड़ सकें। देखिए, जब आप वेस्टर्न बॉर्डर पर लड़ते हैं तो एक डायनामिक्स डिफरेंट है। ईस्टर्न अभी हमने जो मई में किया है, 4 दिन की जंग हुई, सस्टेन्ड दुश्मन सामने से आया, ठीक है, चॉइस उसके पास था, सरप्राइज उसके पास था, चॉइस ऑफ प्लेसेस या टारगेटिंग स्ट्रैटेजी उसकी थी, लेकिन 4 दिन बाद हमें ये लगा कि वो शिकस्त खाकर चला गया। उनकी 10 दिन तक एयरफोर्स हवा में आई नहीं, और वो बॉर्डर एक किस्म का रिलेटिवली वॉर सिनेरियो से डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन जब आप एक तालिबान जैसी हुकूमत के साथ एंगेज करते हैं, मैं सिर्फ एक एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, तो वो एक सस्टेन्ड वॉर है, नेवर एंडिंग है, चॉइस ऑफ प्लेस, चॉइस ऑफ वेपन, चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी, चॉइस ऑफ टाइम, ये सारा टेररिस्ट के पास होता है। हर 24 घंटे आपने पूरे 25 करोड़ लोगों के एक एक शख्स को प्रोटेक्शन करना एक इंडिया के हक में जरूर जाता है। लेकिन किसी स्टेज में मैं नहीं कह रहा कि हम खौफजदा हो जाएं, हम हुए भी नहीं हैं। हम तो पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा हमने जनाजे उठाए, लेकिन बातचीत आपको फिर भी करनी पड़ती है। आपने शास्त्री और प्रेसिडेंट अयूब खान ने 1965 के बाद ताशकंद जाके मीटिंग की थी फौरन बाद, और मुजीबुर रहमान को भी हमने 71 के बाद यहाँ पे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। हालांकि कितने एंटी स्टेट सेंटिमेंट्स थे उस वक्त कि जी वो तो गद्दार है, वो तो ये है, लेकिन बुलाना पड़ा। तो हमने क्या किया, नेशनल इंटरेस्ट में काम किया। अब जो तालिबान के, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्ट्रेंथ जो हमारे गले काट रहे हैं या शहीद कर रहे हैं उनसे एंगेजमेंट करें, लेकिन हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये से डिसाइड कर लें कि जी जब तक एक एक टेररिस्ट नहीं यहाँ से एलिमिनेट होता वेस्टर्न बॉर्डर से, अफगानिस्तान से, हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये तो हिडन है, ये तो उनके हाइड आउट्स डिफरेंट हैं, इनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, ये रीग्रुप कर लेते हैं। और बाय द वे 18 के 19 के करीब वहाँ के विद इन सेगमेंट्स हैं। अब किस सेगमेंट को फ्रेंडली कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे,
इंडिया को देखे, अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न लाइंस को वो थ्रू आउट फंड करते रहे और उसके मरने के बाद उसके बेटे को फंड करते रहे, लेकिन कैसे एकदम उन्होंने प्रो तालिबान और मुत्तकी साहब को एंगेज किया, स्पेशल बुलाया गया, उनको ताजमहल दिखाया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसे लव लॉस्ट है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि हमें भी एक कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, जहां पे मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नॉट सरेंडर, नॉट कॉम्प्रोमाइज। शहीदों का लहू हमें उतना ही प्यारा है जितना किसी एक पाकिस्तानी को प्यारा है। हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करनी चाहिए। जब भी आप एक कॉस्ट, आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफा अर्ज किया हिंदुस्तान के बारे में कि अच्छा, शाह खावर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाह खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इस वक्त केपी के अंदर ये जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उसके ऊपर सवालिया निशान है। क्या अली मीन गंडापुर के इस्तीफ़ा गवर्नर के कबूल करने से पहले अगर नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाता है तो क्या ये दुरुस्त इंतखाब है, या इसके ऊपर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसके ऊपर अदालत को भी राय देनी है? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो आइन में बिल्कुल प्रोवाइडेड है कि वो किसी भी वक्त गवर्नर को एड्रेस करके अपने दस्तखत से इस्तीफा दे सकता है अपने ओहदे से। और ऐसी सूरत में फिर ये होता है कि जो गवर्नर है, वैसे क्योंकि इसमें कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है कि कितनी देर में उन्होंने इस्तीफा जो है वो उसको एक्सेप्ट करना है या उसको नोटिफाई करना है, लेकिन एक चीज जरूर है कि जैसे ही कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से दस्तबरदार हो के इस्तीफा दे दे तो समझा यही जाता है कि वो इस्तीफा कबूल हो गया है, और उसको कबूल करने में भी कोई ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए। तो अब ये एक क्यास वहां पे क्रिएट हो गया, लेकिन उसके दूसरी तरफ जो इस वक्त जो शाह खावर साहब, इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थिंक है कि अगर कोई या आला ओहदे के ऊपर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है तो उसका इस्तीफा जो है वो कंसिडर यही होगा कि जैसे मौसर हो गया देने के साथ ही। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हो या सूबे का हो, ये तो जरूर है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि कोई कानून उनके सामने असेंट के लिए पेश किया जाए तो उसमें उनके पास कोई गुंजाइश मौजूद है कि उसको वो कुछ देर रख सकते हैं या रिकंसिडरेशन के लिए वो जो है वो वापस भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी सूरत नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, और मैं समझता हूँ कि जो आज वहाँ पे एक नए लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हुआ है, वो मुझे तो प्राइमा फेसाए ठीक लग रहा है। और अगर गवर्नर का ये मौकफ है कि उनके पास चूंकि 2 इस्तीफे आए हुए हैं और उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन जो है वो अली अमीन साहब से लेनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें सच कोई इतना वजन है। एक पॉलिटिकल वक्ती तौर पे एक अनसर्टेनिटी तो इससे जरूर हो सकती है, लेकिन अभी सॉरी गुंजाइश कम है गवर्नर के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी, क्योंकि इसके ऊपर जो माजी की एविडेंसेस नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब गवर्नर नहीं लेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ओथ नए चीफ मिनिस्टर का, तो फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस जो है वो किसी को भी कह सकते हैं, जैसे पहले ही ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको इतना मसला नहीं बनाना चाहिए कि ये जिससे एक ऐसी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए। राइट और बैड वटएवर वो जो भी है, एक हाउस को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपना एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो जमहूरी तरीके से इलेक्ट करे, और वो जो है उसको बगैर किसी ताखीर के उससे हलफ ले लेना चाहिए। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बेस्टर बनेगा केपी में, क्या पेशावर हाई कोर्ट से लगता है आपको कि रिलीफ मिल जाएगा, या वहाँ से कुछ ऐसा फैसला हो सकता है जिससे चैलेंज आ जाए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब को? नहीं, देखिए शाह खावर साहब ने लीगल पोजीशन बता दी। आर्टिकल 130(8) की मंशा ये है। देखें, चीफ मिनिस्टर कोई सबॉर्डिनेट नहीं है गवर्नर का कि उसने कोई उसको एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके सामने पेश होना है। मतलब इस्तीफ़ा सिंपली भेजना है। उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी और अलल ऐलान छोड़ी, दूसरा भी इस्तीफ़ा दे दिया, दूसरे इस्तीफ़ा भी वही मतन है, कोई इसमें उस तरह की कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये तो चीज़ें क्लियर हैं। बाकी देखें, पास्ट में भी होता रहा है। देखें, हमारे दौर में उमर सरफराज सीमा जिस वक्त गवर्नर थे, एक इशू बना ओथ ना लेने का, कंट्रोवर्सी लाहौर हाई कोर्ट में गई थी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पहले जो है ना चेयरमैन सेनेट का कहा, वो अवेलेबल नहीं थे। तो फिर आपको खुद याद होगा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने हमजा शहबाज को ओथ एडमिनिस्टर किया था। तो ये इतनी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है। आबिद शेर अली साहब, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, या आपकी अपोजिशन पार्टी जो है, अभी मीटिंग भी हुई है मौलाना फजल रहमान जिसमें नून लीग के भी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, कुछ ऐसा चैलेंज देना चाहेंगे केपी के नए चीफ मिनिस्टर को?
मतलब साहब, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं पॉलिटिकली बात करूँगा। ये इमरान खान ने जो गंद घोला था जब उसके ऊपर तहरीक एतमाद हुई और उसके बाद हमजा शहबाज के इलेक्शन में जिस तरह उनकी वोट टेकिंग के लिए जो पीटीआई ने गैर कानूनी इक़दाम किए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वजह से इमरान खान ने एक लीगल तमाशा बनाया, तो ये सारे उसके खड्डे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो हमेशा मेजॉरिटी को इज्जत देते हैं और 2013 में भी उन्होंने केपी को के लोगों को कहा जी आपकी मेजॉरिटी बना लें। तो ये मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न सूबे की अमनो आमा के साथ है। मेरा कंसर्न जो सूबे का नया चीफ एग्जेक्टिव आने वाला है उसके बिहेवियर के साथ है। मेरा कंसर्न जो वहाँ पे दहशत गर्दी होती है, जहाँ पे मेरे वहाँ पे नौजवान, मेरे फौज के जवान शहीद होते हैं, मेरा कंसर्न वो है। मेरा कंसर्न सूबे की तरक्की है, मेरा कंसर्न वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये माइनर इशू है, ये कि सेकेंडरी इशू है कि किसी ने ओथ लेना है, क्या कानून कहता है, ये मेरा कंसर्न नहीं है। ये पीटीआई ने, अगर उनकी मेजॉरिटी है, मेरी लीडरशिप ने हमेशा डेमोक्रेटिकली बिहेव किया। ये नहीं कि इमरान खान की हुकूमत में जो उन्होंने किया, मलिक साहब अभी क्या हो रहा है वहाँ के ऊपर, और ये भी अभी आपने टीएलपी का भी जिक्र किया, उसको आप बाईपास कर गए हैं। जिक्र करें उसका कि कहाँ थे वो 2 साल पहले जहाँ पर गजा के अंदर शहीद हो रहे थे लोग, वो बिल्कुल नहीं बोले। अब किसके ही वहाँ पे बोले, क्यों बोले? 150 अफराद को वहां पर उन्होंने जख्मी किया, गोलियां चला दी। ये कौन सी रियासत है? कभी केपीके के अंदर मामला हो जाते हैं और जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने की पोजीशन होती है, इस तरह के लछड़े आप लाकर मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला देते हैं। कभी केपीके के अंदर इंसर्जेंसी करा देते हैं, कभी उसके बाद आप पंजाब के अंदर आप अनसर्टेनिटी क्रिएट करा देते हैं। जो रियासत के ऊपर हमला हवर हो, जो ये जिसका तुक ही नहीं कोई बनता, कौन सा तुक बनता है मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान के हालात खराब कर दें, आप लोगों के ऊपर गोलियां चला दें। आप क्या किसी ऐसी स्टोन एजेस में रहते हैं कि आपको कोई कानून गिरफ्त नहीं करेगा? सारे आपने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, पूरी इंडस्ट्री को जाम कर दिया, रोड ब्लॉक कर दिए, कई लोग बेचारे मर गए मरीज सड़कों के ऊपर, आप कहीं जा नहीं सकते। किस किस्म की रियासत चला रहे हैं आप इस मुश्किल तरीन हालात में आप अपनी फौज को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं गुड तालिबान, बैड तालिबान। यार कौन से गुड और बैड तालिबान? क्या जब वो हमारे फौज के ऊपर हमला करते हैं वो गुड और बैड देखते हैं? वो ठाड़ करके बम मारते हैं और हमारी किसी और की जान नहीं जाती। जहां हमारे वहां पे सिक्योरिटी अफराद के लोग जाते हैं, जहां पुलिस के लोग मरते हैं, कोई किसी के ऊपर बम नहीं बचता। लिहाजा मलिक साहब इन गुफ्तगू से खुदा के लिए इन सबको निकालें, कौम की आंखें खोलें। क्या आप जब ऐसे इकबाल पर गोलियां चलती हैं, पीटीआई वाले मुस्कुराते हैं और उस वक्त हमें कहते हैं कि उस ख्वाजा आसिफ पे स्याही फेंक दो, हमें कहते हैं जी काफिर है। आप कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाला? कि आप हमसे ज्यादा मुहिब क्या अल्लाह के नबी के चाहने वाले? हम आपसे ज्यादा अपनी नस्लों को कुर्बान करने वाले अल्लाह के नबी और उनकी जात के ऊपर कोई बात नहीं सुन सकता, क्योंकि आपकी आखिरी नबू आपके नबी होने पर कोई भी तकरार पैदा करता है वो तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये हमें इस्लाम का देंगे सर्टिफिकेट कि हम मुसलमान नहीं है? ये कितने मुसलमान है? ये लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह हमारे दिलों में भी भरा हुआ है, और ये उस नारे को लेकर आप रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, आप लोगों को जान से मार देते हैं। यार खुदा का खौफ कर ले, पाकिस्तान है, पाकिस्तान फिर फौज कहां पे लड़े आपकी? रियासत किस मुहाज पे लड़े आपकी? जो उसके फाइनेंसर है वो किस से फौज लड़ेगी भाई? आपकी अपनी फौज है, आपके अपने बेटे उस फौज के अंदर, पंजाब के बलोच हैं, सिंध के हैं, सरहद के हैं, कश्मीर के लोग हैं, आपके बेटे हैं। आप लोग उनको बलि का बकरा ना बनाएं। आपकी यूनिटी की जरूरत है। खुदा के लिए इस पॉलिटिकल लड़ाई से, गंदगी से निकलें। आप अपनी फौज को मजबूत करें, आप अपने बॉर्डर्स को मजबूत करें। ये नहीं है कि पुलिस रात को सो जाए और सारा सूबा तालिबान के हवाले कर दे और कहे जी आप जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करें। भाई ये ऐसे पाकिस्तान नहीं अब चलेगा। पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। आप हमें
मैं कहते जी उनसे डायलॉग करें, पहले आप तो अपने अंदर डायलॉग करें, आप अपने ज़मीर को जगा लें कि पाकिस्तान को लेकर किधर जाना है। आप कभी कभी स्टेटमेंट देंगे, आपने कभी अपने फौज के जो नहत्ते जवान शहीद होते हैं, आपने कभी 1 मिनट बाकी है। खालिद चिश्ती साहब से एक सवाल पूछना है। खालिद साहब जो इस वक्त शर्म अल शेख में मीटिंग है, 1 मिनट में आपने जवाब देना है। क्या बैतुल मक़दस का वो वजाहत करेंगे कि क्या फ़लस्तीनी रियासत का वो हिस्सा होगा या इसराइली कब्ज़े से उसको कब निजात मिलेगी? जी मलिक साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी कंट्रोवर्सी स्टेज पर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोवर्सी, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, आपके बेहा पे नहीं कह रहा, क्योंकि इसराइल को इस वक्त खुश करना है। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि इसराइल का कामयाब हुआ है सारे का सारा, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट विल नेतन्याहू को लेकर आए हैं इस स्टेज पर। डिफरेंट टैक्टिक्स से वलीदा एक बात हो सकती है, क्या क्या टेक्निक्स ट्रंप ने यूज़ की हैं उनको, वो डोमेस्टिकली कॉर्नर हुए हुए हैं, लीगली कॉर्नर हुए हैं, अपने डोमेस्टिक मुकदमों में हैं, 150 मुल्कों ने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये प्रेशर माउंट हुआ था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नेतन्याहू किसी और पोजीशन में प्रेशर ले सकेगा, क्योंकि वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पूरे अमन को सैबोटाज ना कर दे। मेरा ख्याल ये है कि ऐसी पोजीशन अभी नहीं बन सकेगी कि बैतुल मुक़द्दस का इतनी जल्दी फैसला हो सके। खालिद चिश्ती साहब, बैरिस्टर आबिद शेर अली साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।